फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व लाए हैं जो कि लेसन 5 से लेकर लेसन 7 तक है। इसमें ये सभी एक एक नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह है। तो कार्बन के जो मुख्य अपर रूप होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो होता है हीरा होता है, हीरा, और एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, इसके अलावा एक होता है फुलरीन। ये कार्बन के क्या होते हैं, मुख्य अपर रूप माने जाते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप भी आप इनको बोल सकते हो। इसमें पूछ रहा है कार्बन के अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है। तो जो हीरा होता है, हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की है। मतलब हीरे में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु क्या होता है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस तरीके से। तो हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी तरफ क्या होता है, ये क्या होता है, बंधा हुआ होता है। जबकि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतदार होती है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु किससे जुड़ा होता है, अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा सवाल जो हमसे पूछा गया है, सवाल हमसे क्या पूछा गया है, कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह है। तो आपको याद रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्रेफाइट सुचालक होता है और हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। और इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ग्रेफाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, साबुन बनाने की प्रक्रिया में उत्पाद बनता है, सह उत्पाद के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है। तो साबुन जब बनाया जाता है तो साबुन में क्या होता है, जैसे एक तो क्या होती है तेल या वसा की क्रिया। तेल या वसा की क्रिया हम किससे कराते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, हमें साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम साबुनीकरण भी कहते हैं। साबुन के साथ एक पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, जो कि क्या होता है, एक सह उत्पाद होता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में उत्पाद बनता है, सह उत्पाद क्या बनता है, तो वहाँ पर अपना आंसर रहेगा ग्लिसरॉल बनता है। साथ में आप ये भी याद रखना, साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहते हैं। और इसमें सह उत्पाद क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। नेक्स्ट है, मेथेन के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें मेथेन का सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन को हम क्या लिखते हैं, CH4। मेथेन को क्या लिखा जाता है, CH4 लिखा जाता है। अब ये दहन की बात कर रहा है, तो कोई सी भी चीज़ होती है वो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दहन, और इसके दहन होने पर यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 गैस बनती है। और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा ज़्यादातर क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इसको साथ में आप संतुलित करना चाहो तो इसको संतुलित भी आप कर सकते हो, कि इसको संतुलित के लिए यहाँ पर 2 लगा दो जैसे, और आगे भी यहाँ पर 2। संतुलित करने के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी कि किसी भी समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। ये हो गए मेथेन के दहन की संतुलित समीकरण। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्केन, तो फ्रेंड्स इसमें भी 3 होते हैं, एक तो होता है एल्केन, एक होता है आपके एल्कीन, ठीक है, और एक होता है आपके एल्काइन। ऐसे क्या होते हैं, 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और +2। अब आगे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 कम करते चलो। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n
-2। तो ये हो गया आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 सूत्र। ये जो एल्कीन का सूत्र है फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से पूछा जाता है एल्कीनो, एल्कीनो का सूत्र लिखिए। तो वहाँ पर भी आप किसका लिखोगे, एल्कीन का। यदि एल्कीनो के नाम से पूछा जाए तो वहाँ भी आप किसका सूत्र लिखोगे, एल्कीन का सूत्र लिखोगे। ये एल्कीनो के नाम से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, वेरी मोस्ट है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, अभी जस्ट हमने पहले बात करी, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे जैसे C, और इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसमें टिप्पणियाँ लगानी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु, हमने बिंदु शब्द बोल रहा ना, तो हम यहाँ पर बिंदु शब्द ही यूज़ कर रहे हैं बस। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, इधर भी है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ भी है हाइड्रोजन के साथ। और ये जो बिंदु है इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये सब क्या है, एक हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया है और एक कार्बन के द्वारा। इधर भी एक हाइड्रोजन के द्वारा और एक कार्बन के द्वारा। तो इन सब पर हाइड्रोजन का अधिकार भी और कार्बन का अधिकार भी है। तो यहाँ पर इस तरीके से सेम आपको इसी तरीके से बनाना है। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। तो दो हाइड्रोजन के पास 2-2 हो जाएंगे और कार्बन के पास सभी तरफ से 2-2, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आपको सेम इसी तरीके से बनाना है, इसको अच्छे से सीख लेना। आप वीडियो को रिटर्न करके भी दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमें पता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये इसका क्या हो गया, रासायनिक सूत्र। इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लेना, यदि आपसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनोइक अम्ल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इस चीज़ का, एथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सिरके का कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। और इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको फ्रेंड कि कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट है IUPAC का पूरा नाम क्या है। IUPAC ये मोस्टली पूछा जाता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो I से तो हो जाएगा इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या हो जाएगा, IUPAC का पूरा नाम होता है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, IUPAC का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या अपना, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध में होता क्या है, सिंपल सा है फ्रेंड। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो एक परमाणु तो दिया गया हाइड्रोजन के द्वारा, एक परमाणु तो किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, और एक दिया गया है कार्बन के द्वारा। एक परमाणु किसके द्वारा दिया गया, कार्बन के द्वारा दिया गया। तो इन दोनों के द्वारा एक एक बंध दिया गया और इन्होंने आपस में क्या बना लिया, एक बंध बना लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को ही सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन युग्म की जो साझेदारी हुई है, इन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कहेंगे। नेक्स्ट है एल्केन के प्रारंभिक 6 सदस्यों के नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के प्रारंभिक 6 सदस्य में किसके लिखने हैं, एल्केन के।
तो एल्केन के प्रारंभिक 6 सदस्य क्या हो जाएंगे, जैसे हमने बात करी है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो मेथेन, प्रारंभिक 6 सदस्य बताना हमें, तो एक तो हो गया मेथेन, देन सेकंड क्या हो जाएगा एथेन, एथेन के बाद एक हो जाएगा आपके प्रोपेन, प्रोपेन, एक इसमें रहेगा आपके ब्यूटेन, ब्यूटेन, और एक है पेंटेन, और एक लास्ट है हेक्सेन। तो ये क्या हो जाएंगे एल्केन के 6 प्रारंभिक 6 सदस्य। आपको ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको अगर याद हो तो आपके लेसन में आपको पढ़ाया गया है कि एक कार्बन को क्या कहा जाता है मेथ, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम एथ, 3 को प्रोप, तो उससे ये उसी के आधार पर बनाए गए हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यहाँ पर हो सके आपको एल्केन की जगह वो एल्किन भी दे सकता है कि एल्किन श्रेणी के प्रारंभिक 6 सदस्य, तो वहाँ पर एल्किन में मेथेन नहीं आएगा फ्रेंड्स, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। एल्किन की शुरुआत आप कहाँ से करोगे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से आपको 6 सदस्य बताने रहेंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा हेप्टीन। वैसे आपके सिलेबस में केवल 6 तक ही है, हेक्सेन तक ही है, तो हो सके वो आगे आपके मोस्टली वो एल्केन के ही पूछेगा, तो इनका आप अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। तो बेंजीन का अणुसूत्र और संरचना दोनों ही पूछी जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का पहले मैं आपको संरचना बताता हूँ, इसकी संरचना आपको सिंपली क्या करना है, जब भी बेंजीन की संरचना पूछी जाए तो आपको सिर्फ इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, और इसके बाद इस तरीके से आपको एक के बाद एक जगह छोड़कर एक के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से लकीर लगानी है। तो ये क्या हो जाएगी आपके बेंजीन की संरचना। यदि आपको ये डबल लाइन खींचना भूल जाए तो आप सिंपल सा इस तरीके से इसको बनाना, षटकोणीय संरचना, और बीच में क्या करना है एक राउंड बना देना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके बेंजीन की संरचना हो जाएगी। अब अणुसूत्र की बात की जाए तो इसका अणुसूत्र होता है C6H6, ये क्या हो गया इसका अणुसूत्र। बेंजीन की संरचना पूछे या बेंजीन का अणुसूत्र पूछे, आप इस तरीके से बता सकते हो, आपको अणुसूत्र भी बता दिया और आपको इसकी संरचना भी बता दी गई है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी की बात आ जाए तो वहाँ पर आप लिख देना परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु संख्या। इसके अलावा डोबेराइनर, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ, इन सब ने किस आधार पर दिया था, परमाणु भार के आधार पर। इन सब का आधार क्या था वर्गीकरण का, परमाणु भार। तो आधुनिक आवर्त सारणी का तो परमाणु संख्या और मेंडलीफ वगैरह इन सब की आवर्त सारणी पूछे तो वहाँ हम क्या कहेंगे, परमाणु भार। ठीक है, तो आप ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी में जो ये वर्ग बने होते हैं, इन वर्ग में क्या होते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होता है कि परमाणु आकार में वृद्धि होती जाती है, परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है, उसमें परमाणु आकार कम होता है, परमाणु के आकार की त्रिज्या क्या होती है, कम होती जाती है। दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार की त्रिज्या क्या होती जाती है, कम। जब बाएं से आप दाएं की पूछा जाए तो हम कहेंगे आकार में क्या होती है, कमी आती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो वैज्ञानिक थे 1817 में एक वैज्ञानिक थे डोबेराइनर, वुल्फगांग डोबेराइनर जो थे उन्होंने सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी। तो डोबेराइनर ने तत्व की पहचान जो की थी उत्प्रेरक के रूप में, तो एक तत्व ऐसा था जिसको उत्प्रेरक के रूप में उन्होंने बताया, तो वो क्या था आपके प्लेटिनम को उन्होंने क्या बताया, उत्प्रेरक के रूप में
बताया। किसने? डोबेराइनर ने। नेक्स्ट है क्लोरीन के समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए। तो क्लोरीन के समस्थानिकों के परमाणु भार होते हैं, एक तो Cl35 और एक हो जाएगा आपके Cl37। ये दोनों क्या हो गया आपके क्लोरीन के परमाणु भार, जो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि क्लोरीन के परमाणु भार या क्लोरीन के समस्थानिक बताइए। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के दो समस्थानिक, एक तो क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। ये दोनों क्या है? क्लोरीन के समस्थानिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो किसी भी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात की जाती है तो वो किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आपको याद होना चाहिए 2n²। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n² होता है। नेक्स्ट इसके बाद न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप सभी, 56। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। नेक्स्ट है आपके आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोजले। ये आपको याद होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले के द्वारा क्या की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की गई थी। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसके द्वारा की गई या आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई। नेक्स्ट है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मगर हो सकता है आपको टाइलिन ऑप्शंस में ना मिले तो वहाँ पर आप ध्यान रखना एमिलेज। यदि टाइलिन ऑप्शंस में नहीं मिले तो आप वहाँ पर क्या आंसर लिखोगे? एमिलेज। ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? आप सभी को पता है, प्लेटलेट्स। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक कोशिका है, जिसको हम बिंबाणु भी बोलते हैं। रक्त कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त का थक्का बनाने का काम तो किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। और ये शोषण में जो सहायक होती है वो कौन होती है? आरबीसी होती है। और तीसरी क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करती है, मतलब हमारी बॉडी की एक प्रकार से वो क्या होती है? सैनिक होती है। तो हमारे शरीर की सुरक्षा करने में जीवाणुओं से सुरक्षा कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें आपको तीनों याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रख लेना, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। इस वजह से मछली में जो परिसंचरण पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? एकल परिसंचरण। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मछली में कौन सा परिसंचरण होता है? तो आपको पता होना चाहिए एकल परिसंचरण होता है। जबकि मनुष्य में कौन सा परिसंचरण होता है? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। एटीपी के एक अणु के विखंडन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? जब एटीपी टूटता है तो एटीपी के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ध्यान रखना 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एटीपी के एक अणु टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हो गए? अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट ऐसे 2 पौधों के नाम लिखिए जो पौधों के बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है, इसमें होती है अमल बेल। अमल बेल एक तो ये होती है, दूसरी होती है इसमें आर्किड। आर्किड, ये 2 आपको याद रखना है। ये पौधों को बिना मारे उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। एक कोशिकीय जीव भोजन किस अंग से प्राप्त करते हैं? तो एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं? अपनी संपूर्ण सतह से भोजन प्राप्त करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है किस यंत्र से रक्त दाब नापा जाता है? तो इसको बोला जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर।
स्फिग्मोमेनोमीटर के नाम से क्या होता है, रक्त दाब मापा जाता है। पादप हार्मोन्स के नाम, तो पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है, एक तो होता है ऑक्सिन और एक क्या होता है जिबेरेलिन। ये दोनों क्या माने जाते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन माने जाते हैं। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। कोई सी भी दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है, जैसे कि दो तंत्रिका कोशिकाएं और इनके बीच का ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं हम, सिनेप्स नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं दो उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए। तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं, दो उत्कृष्ट गैसें बतानी है। वैसे तो आप इसमें बहुत सारी, जैसे हमने यहाँ एक ट्रिक भी यूज़ कर रखी है, जैसे कि हेलन, नीलम, ऐश्वर्या, सिनेमा की रानी, इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं। और एक KR मतलब करीना। वैसे ये याद रखने का तरीका है फ्रेंड्स, जैसे इसमें हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सब क्या होती है, एक प्रकार से उत्कृष्ट गैस है। आपको कोई सी भी दो आपको याद रखनी है, तो किन्हीं दो उत्कृष्ट गैसों के नाम तो आप याद रख लेना, हीलियम, नियॉन या क्रिप्टॉन या आर्गन, नियॉन, आर्गन, ये दो आप याद रख लेना। ये दोनों किस में आती है, उत्कृष्ट गैसों में। इसके बाद नेक्स्ट, शून्य वर्ग क्या है। लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स ये, तो शून्य वर्ग ध्यान रखना, आवर्त सारणी में जो 18वें नंबर का वर्ग होता है, सबसे लास्ट वाला, उसे शून्य वर्ग कहा जाता है। क्योंकि इसमें सभी तत्वों को, ये जो गैसें जितनी भी लिखी थी ना हमने ऊपर, ये सभी क्या होती है, इस वर्ग में आती है, और इन सबकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से इसको शून्य वर्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखना, 18वें वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने आपको साथ में बता दिए, और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।